हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया सब। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा हम लोगों का एक टॉपिक छूट गया था एलसी ऑसिलेशन, जिसको हम चैप्टर के लास्ट में कवर अप करा देंगे। और क्या स्टार्ट कराएंगे इस वीडियो से? स्टार्ट कराएंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके सिलेबस में दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। फर्स्ट इज़ द एसी जनरेटर एंड द अदर इज़ द ट्रांसफार्मर। तो एसी जनरेटर भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और ट्रांसफार्मर भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं। तो वीडियो की इम्पोर्टेंस, वो 5 नंबर की इम्पोर्टेंस जितनी है उतनी इस वीडियो की इम्पोर्टेंस है। तो आप खुद समझ जाइए कि 5 नंबर की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। आपको इस वीडियो को कितना ध्यान से और कितना अच्छे से समझना पड़ेगा। पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की, जनरेटर के बारे में सब कुछ, और समझ में भी आएगा ऐसी उम्मीद भी करता हूँ, क्योंकि 10th क्लास में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है कि कैसे जनरेटर चलता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। हालांकि वहाँ वर्किंग सिलेबस में नहीं थी, लेकिन वहाँ भी समझाई थी पूरी। तो 10th क्लास की अगर थोड़ा बहुत किसी को याद होगा तो उसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के एसी जनरेटर को। एसी जनरेटर का सबसे पहले देख लेते हैं कि एसी जनरेटर आखिरकार होता क्या है। इट इज़ अ मशीन। वो एक मशीन है जो कि क्या करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है। कहाँ से करती है? मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करती है। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आती है? मैकेनिकल एनर्जी आती है रोटेटिंग कॉइल से। जो कॉइल रोटेट होती है उससे मैकेनिकल एनर्जी आती है। और जब वो कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या प्रोड्यूस करती है? वो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है उस कॉइल के अंदर। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये समझाने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, तो एसी जनरेटर समझ में आ गया आपको कि एसी जनरेटर क्या होता है। वो कोई भी जनरेटर है जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी। अब किस बेसिस पे काम करता है, प्रिंसिपल क्या होता है आखिरकार इसका? तो सिंपल सा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब कभी भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे किसी कॉइल से लिंक, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और वो ईएमएफ क्या करेगा? जब तक लास्ट करेगा उस कॉइल के अंदर, जब तक आप चेंज इन फ्लक्स को कंटिन्यू करके रखते हो। चेंज इन फ्लक्स को जब तक आप कंटिन्यू करके रखते हो तब तक वो ईएमएफ उसके अंदर लास्ट करेगा। कोई अगर वो क्लोज सर्किट है तो उसके अंदर ईएमएफ है, तो उसके अंदर करंट भी ज़रूर होगा। इस पे मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करा चुका हूँ आपको और समझा भी चुका हूँ कि अगर वो क्या है, क्लोज्ड है सर्किट, तो उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा होगा? ईएमएफ होगा। और सर्किट क्लोज्ड है तो उसके अंदर इंड्यूस करंट भी फ्लो करेगा ही करेगा, पक्का। तो इतनी बात क्लियर, प्रिंसिपल समझ में आ गया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या मतलब है इस चीज़ का कि कॉइल से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करोगे तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो कि जब तक लास्ट करेगा जब तक उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता रहता है। क्लियर बात? चलें आगे कंस्ट्रक्शन पे। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। सबसे पहले आर्मेचर। एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर होता है कॉइल का, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉर्थ एंड फील्ड मैग्नेट क्या है? नॉर्थ एंड साउथ आर द पोल पीसेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इन विच आर्मेचर ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड। नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल पीसेज रख दिया हमने कॉइल के अगल बगल में। एक तरफ कॉइल के नॉर्थ पोल को रख दूंगा, दूसरी तरफ कॉइल के साउथ पोल को रख दूंगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब हम दोनों तरफ रख देंगे तो उससे क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या है? R1 और R2। R1 और R2 टू मेटेलिक स्लिप रिंग्स हैं जो कि कॉइल को कनेक्ट कर रही हैं या कॉइल से कनेक्टेड होती हैं। फिर हैं दो ब्रशेस। ब्रशेस का काम क्या होता है कि सर्किट को कंडक्टिंग बनाना, कॉइल से करंट लेके नीचे लेके जाना वापस, उसको बोलते हैं हम क्या? कार्बन ब्रशेस। तो कार्बन ब्रशेस B1 और B2 क्या हैं? दो फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स हैं या फिर कार्बन रॉड्स हैं। दे आर फिक्स्ड इन द लाइट कॉन्टेक्ट विद R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। R1 और R2 से जुड़े होंगे, हेल्प करेंगे कॉइल को घूमने में, और क्या करेंगे? हेल्प करेंगे सर्किट को कंडक्टिंग बनाने में। ये काम होता है ब्रशेस का। ब्रशेस का रोल लिखवाएंगे हम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है, क्योंकि एसी जनरेटर के बारे में ये आएगा कि प्रिंसिपल लिखिए, डायग्राम बनाइए वेल लेबल्ड, और उसकी वर्किंग बताइए। साथ साथ में ये बताइए कि ब्रशेस का क्या रोल है। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या रोल है, और भी कवर अप करा दूंगा जब चैप्टर खत्म होने पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा तब। ठीक है, चलिए ये हो गया नॉर्थ पोल, इस तरफ हो गया साउथ पोल। हम कॉइल को घुमा रहे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रख के, और क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं आगे चल के। ठीक, चलिए समझते हैं बात को। एज द आर्मेचर ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड द एंगल
theta between the normal and the magnetic field of the coil changes continuously, therefore magnetic flux linked with the coil changes. देखो क्या बोला यहाँ पे इसने कि सबको पता होगा, अब तो चैप्टर कितने पढ़ चुके हो कि फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा है, फाई क्या होता है यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ही तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर प्रिंसिपल में, ये तो पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं हमने ये भी पढ़ा था, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ बी, जो कि हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए, जो कि आप चेंज कर नहीं सकते, आपने कॉइल ले ली तो आप क्या चेंज कर सकते हो, थीटा चेंज कर सकते हो। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का तो एंगल है। तो थीटा अगर मैं चेंज करता हूँ, और थीटा मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, कॉइल को रोटेट करके, यानी कि अगर मैं कॉइल को रोटेट करना शुरू करूँ तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी, थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो फाई की वैल्यू चेंज होगी। और हमने पढ़ रखा है दैट ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, जो कि ई से देते हैं, स्मॉल ई से इसको हम डिनोट करते हैं। और ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट क्लोज है तो कुछ उसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा, वो कौन सा करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन से रूल से निकालते थे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालते थे, सबको पता है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पूरे चैप्टर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा के आ चुके हैं, आपको समझा के आ चुके हैं सारी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करना है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। बात हुई इतनी क्लियर, समझ में आई इतनी बात, चलें आगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द डायग्राम। आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आप चाहो तो वर्किंग उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, नहीं करते हो तो इसी हिसाब से लिख लेना। मतलब अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो वर्किंग ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। अब डायग्राम में देखिए, ये रखिए कॉइल ABCD आपके सामने, कॉइल ABCD आपके सामने रखिए। अब होना क्या है, इस कॉइल को रोटेट कैसे करना है, जैसे ये डायरेक्शन दिखा रखी है ना, ये डायरेक्शन में रोटेट करना है कॉइल को, ये डायरेक्शन में रोटेट करना है कॉइल को। तो क्या हो रहा होगा, ये आर्म AB जो इस तरफ है ना, वो घूम के ऐसे घूमेगी ये कॉइल, और ये आर्म AB इस तरफ आएगी, मतलब पलट जाएगी। कैसे, जैसे आप अपना हाथ यहाँ पे रखो, अभी वीडियो चल रही है ना, वीडियो चलते में हाथ ऐसे रखो, अपनी पाम जो है वो अंदर की तरफ हो करके रखना, और अपनी पाम यानी कि थंब आपका किस तरफ आ रहा होगा, लेफ्ट साइड में आ रहा होगा, तो उस साइड को AB मान लेना। अब जरा अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे अपने हाथ को तो थंब अब कहाँ जाएगा, आपका राइट साइड में आ जाएगा ना, मतलब आप AB किस तरफ आ गई, राइट साइड में आ गई। ऐसा कब हुआ, ऐसा क्यों हो पाया, जब आपने लेफ्ट साइड वाला थंब वाला जो साइड है आपकी, वो आपने घुमाई, मतलब ऊपर की तरफ लेके आए ना उस साइड को, जो थंब वाला पोर्शन है आपके हाथ का, उसको आप ऊपर की तरफ लेके आए, और जो दूसरी तरफ जो आपके लिटिल फिंगर की तरफ वाला पोर्शन था उसको आप नीचे की तरफ लेके गए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मैं ये क्या बताना चाहता हूँ यहाँ से, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर्म AB पे फोर्स कैसी लग रही है और आर्म CD पे फोर्स कैसी लग रही है, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको बस। तो आर्म AB में जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है, फोर्स मैंने क्या बताया आपको कि आपको थंब वाली साइड समझ में आ गई ना, थंब वाली साइड जो आपके हाथ की है, आप अपना हाथ रख के समझने की कोशिश करना प्लीज़, जब भी आप समझ पाएंगे, अन्यथा अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे, नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही करना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो करते जाना। वीडियो को कर दो पॉज, हाथ रख दो अपना फ़ोन के ऊपर, फ़ोन के ऊपर मतलब यहाँ बिल्कुल टच मत कर देना उससे, फ़ोन के ऊपर को हाथ रख लो। कैसे रखना है, पाम जो है, पाम समझते हो ना, जो वाइट वाला पोर्शन है जहाँ पे लाइंस बनी होती हैं आपके हाथ की, उसको आपको स्क्रीन की तरफ पॉइंट करना है अपने हाथ के। जो आपका थंब है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है ना, तो लेफ्ट साइड हो जाए, यानी कि थंब वाली साइड को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपका हाथ है ये कॉइल इमेजिन करवा रहा हूँ मैं आपको। तो जो थंब वाली साइड है वो मान लीजिए AB है, A नीचे की तरफ, B ऊपर की तरफ, और जो अपोजिट साइड है आपके हाथ की वो CD है, लिटिल फिंगर की साइड वाली हाथ की तरफ वाली जो वो CD आर्म हो गई। आपको क्या करना है, इसे एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या है कि पाम आपको सब वापस से सामने लेके आनी है, जो पाम स्क्रीन की तरफ फेस कर रही थी वो सामने लेके आनी है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए। ऐसा कैसे कर पाओगे आप, जो आपका थंब लेफ्ट में था अब वो थंब राइट में पहुंच जाएगा। ऐसा कैसे कर पाए आप, क्योंकि जो आपकी आर्म AB थी उस पर तो ऊपर की तरफ फोर्स लगी होगी और आर्म CD पे नीचे की तरफ फोर्स लगी होगी। भाई इस वाली आर्म पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी ना, बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, इस वाली आर्म पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, जब भी तो आप ऐसा कर पाओगे।
ये नीचे की तरफ इस पर फोर्स लग रही होगी और इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी, जब भी तो ये घूमेगा, नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि इस पर फोर्स अपवर्ड्स है और इस पर फोर्स डाउनवर्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दुनिया को पता है, दुनिया में रिक्शे वाले भी आते हैं तो रिक्शे वालों को भी पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कि भैया नॉर्थ से साउथ होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। कभी रिक्शे में बैठे हो तो उससे पूछ लेना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो भी बता देगा तुम्हें। तो नॉर्थ से साउथ हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई इसमें, अपवर्ड्स हो गई। अपवर्ड्स मतलब अपनी तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अपवर्ड्स हो गई। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा दीजिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा दीजिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर पहली फिंगर ऊपर यानी कि जो आपका थंब है उसको आप फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट करते हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करते हो फर्स्ट फिंगर को, देन द सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब मैं कैसे करूँगा ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। आप सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर दीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद में पहले सुन लेना, फिर वीडियो को पॉज कर देना। पहले आपको क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसे आपको पॉइंट करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ में, पॉइंट कर दिया आपने। उसके बाद आपको जो थंब है वो कैसे पॉइंट करना है, वो बाहर की तरफ को पॉइंट करना है। बाहर की तरफ को पॉइंट करने का मतलब क्या है कि जिस तरफ आप बैठे हो आपकी तरफ पॉइंट करना चाहिए थंब आपकी तरफ पॉइंट करेगा तो आपको दिखेगा कि जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। बात आई समझ में। जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या करनी है, आपको नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रखनी है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रख दी। और जो थंब है वो कैसे रखोगे, वो बाहर की तरफ को रखना है। बाहर की तरफ को मतलब आप अपनी तरफ को रखोगे, अपनी तरफ को रखोगे तो जो आपकी सेंट्रल फिंगर है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी, ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी। तो वहाँ से मुझे समझ में आ जाएगी कि करंट इन द आर्म ए बी विल फ्लो अपवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। समझ में आई बात, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसी तरीके से मैं आर्म सी डी के लिए करके देखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी ना सेम, नॉर्थ से साउथ। अब इस बार आर्म सी डी पे फोर्स कैसी लग रही है, आर्म सी डी पे फोर्स कैसी लग रही है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आर्म सी डी पे फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है, फोर्स डाउनवर्ड्स है। तो मुझे इस बार फोर्स कैसे कर देनी है, फोर्स वाले यानी कि थंब जो था इस मैंने अभी अपनी तरफ को करा था, अब मुझे फोन की तरफ को कर देना उसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैसे ही रखूँगा। अब फोर्स जो थंब है मेरे पास में, मैं उसे किस डायरेक्शन में पॉइंट कर दूंगा, फ़ोन के अंदर की तरफ को कर दूंगा। तो देखूंगा कि जो सेंट्रल फिंगर है वो नीचे की तरफ को पॉइंट कर रही होगी, नीचे की तरफ को पॉइंट कर रही होगी। वीडियो पॉज कर करके अपने हाथ की एक्सरसाइज करके देख लेना। 100% बता रहा हूँ, बिल्कुल पक्के तरीके से समझ में आ जाएगा। जो कानों से सुनेगा और जो हाथ नहीं चलाएगा अपने, वो डायरेक्शन नहीं समझ पाएगा, वो रट्टा लगाएगा वर्किंग का। और फिर रट्टा तो ये होता है कि आज याद है कल याद नहीं है, पहला वर्ड क्या था दूसरा वर्ड क्या था भूल गए तो हो गया काम तमाम। ठीक है, तो बात समझ में आई कि आर्म कैसे घूम रही है और कैसे करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि करंट इन द कॉइल करंट इन द कॉइल विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, सी फ्रॉम बी टू सी एंड सी टू डी। तो ए बी सी डी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। और आउटर सर्किट में बात करूं तो कहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये आपके पास में ये B2 है, B2 से फ्लो करेगा और कहाँ जाएगा, B1 में जाएगा और घूम के फिर से ऐसे जाके इस तरीके से करंट आता रहेगा, ऐसे करंट घूमता रहेगा इस कॉइल के अंदर। लेकिन ये कॉइल में ऐसे करंट घूमता रहता अगर ये कैसा करंट होता, ये ऑल्टरनेटिंग करंट ना होकर डायरेक्ट करंट होता तो। लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है तो इसमें हर आधी रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब पूछो ऐसा क्यों होगा, क्यों हो रही है करंट की डायरेक्शन चेंज। करंट की डायरेक्शन चेंज होने का रीज़न भी बताते हैं आपको, समझिए अब ज़रा। अभी मैंने आपको कैसे बताया था कि आपको क्या करना था, आधी रोटेशन का समझ में आ गया ना आपको, आधी रोटेशन का समझ में आ गया आपको। आधी रोटेशन मतलब मैंने क्या बोला था कि आपको जो आर्म ए बी है, जो आपके थंब वाली साइड थी, वो घुमा के पलट के ऐसे रख देनी थी। अब क्या करना है, ये हुआ है आधा रोटेशन, अभी तो आधा ही घुमा है ना हाथ, वापस से हाथ घुमा के जिस डायरेक्शन में था वैसे ही लाना है। तो वैसे कैसे कर पाऊंगा मैं, अब मेरे पास क्या हो चुका है, ए बी आ चुकी है मेरे पास में इस तरफ और सी डी आ चुकी है मेरे पास में इस तरफ। यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मुझे वापस से ए बी को इस तरफ लाना है, किस तरफ, जैसे यहाँ थी, मतलब मुझे घुमा के फिर से ये ऐसे लानी है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जब मैं इस वाली आर्म को तो नीचे की तरफ धकेलूँ, फोर्सेस पे डाउनवर्ड्स लगाऊँ, और सी डी आर्म पे फोर्स कैसे लगाऊँ, अपवर्ड्स लगाऊँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मैं इसे 180 डिग्री रोटेट कर चुका हूँ, घुमा चुका हूँ, और कैसे कर सकता हूँ कि भाई इस वाली को तो नीचे ढकेलो ए बी को, और सी डी को ऊपर लेके आओ, जब भी तो वापस से ए बी घूम के इस तरफ आ जाएगी जैसे यहाँ पे।
जब भी तो आएगी घूम के ए बी इस तरफ। अब इसका मतलब क्या हो गया, पहले आर्म ए बी पे फोर्स कैसी लग रही थी, अपवर्ड्स लग रही थी, अब आर्म ए बी पे फोर्स कैसी हो गई, डाउनवर्ड्स हो गई। पहले आर्म सी डी पे यहाँ पे देखो फोर्स कैसी लग रही थी, डाउनवर्ड्स लग रही थी, अब आर्म सी डी पे फोर्स कैसी हो गई, अपवर्ड्स हो गई। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन बदल गई आधी रोटेशन के बाद में। अब फोर्स की डायरेक्शन बदल गई तो करंट की डायरेक्शन तो ऑब्वियसली बदल जाएगी। फोर्स ही तो डिटरमाइन कर रही है करंट की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब ये देखो मेरी बात को, मैंने क्या बताया था, क्या समझाया था, एक और आसान तरीका देखो याद रखने का क्या है करंट की डायरेक्शन को, कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। आर्म ए बी पे अपवर्ड फोर्स लग रही थी तो अपवर्ड करंट है, आर्म सी डी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी तो डाउनवर्ड करंट है। ये तरीका है याद रखने का। आप पेपर में बार बार रूल लगाओगे लिखोगे, टाइम कंज्यूम होगा। याद रखने का तरीका क्या है कि जिस फोर्स पे, जिस आर्म पे जैसी फोर्स, अपवर्ड फोर्स तो अपवर्ड करंट, डाउनवर्ड फोर्स तो डाउनवर्ड करंट। ये वाली बात आई समझ में। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के क्या दिखाया आपको कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी पे फोर्स कैसी लग रही है, डाउनवर्ड्स फोर्स लग रही है, तो फोर्स कैसे, करंट कैसा फ्लो करेगा इसमें, डाउनवर्ड्स। ए बी में करंट कैसा फ्लो करने लगा, डाउनवर्ड करंट फ्लो करने लगा, और सी डी में करंट कैसा फ्लो करने लगा, अपवर्ड करंट फ्लो करने लगा। अब देखो पहले सी डी में करंट कैसा फ्लो कर रहा था, डाउनवर्ड कर रहा था, इसमें अब अपवर्ड हो गया। ए बी में पहले कैसा कर रहा था, अपवर्ड हो रहा था, अब डाउनवर्ड हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, रिवर्स हो गई करंट की डायरेक्शन। रिवर्स हो गई कैसे, कब, आफ्टर हाफ रोटेशन। तो इस तरीके से हर हाफ रोटेशन के बाद में क्या होती रहेगी, ये डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज होती रहेगी, और जैसे ही पलट के फिर से वापस 180 डिग्री घूम के कॉइल वापस से डायरेक्शन में आएगी, फिर से वो कहानी शुरू हो जाएगी जो पहले से शुरू हुई थी, और इस तरीके से करंट की एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आई होगी आपको कि आफ्टर एवरी ईच एंड हाफ रोटेशन द करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रिस्पेक्टिव आर्म्स, जिसकी वजह से ये जनरेटर कैसा बन जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बन जाएगा। अब मैं एक बार आपको वर्किंग की रीड आउट कर देता हूँ, और आशा ये कर रहा हूँ, मैं होप ये कर रहा हूँ, आई एम होपिंग दैट कि वर्किंग पूरी आपको क्लियर हुई होगी। देखिए क्या बोला गया है, सपोज द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ए बी इज एट द फ्रंट, ए बी फ्रंट पे है और सी डी कैसे है, बैक पे है जैसे है, और इसे रोटेट करा हमने क्लॉकवाइज। ए बी कहाँ मूव कर रही थी, इनवर्ड्स मूव कर रही थी, जबकि सी डी कैसे मूव कर रही थी, आउटवर्ड्स मूव कर रही थी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, यहाँ पे थोड़ा सा झोल है, झोल कैसे है मतलब लिखते इसी तरीके से हैं, लेकिन मैंने समझाया आपको कॉइल को इस तरीके से रख के, कॉइल को मैंने आपको पेपर के प्लेन में रख के समझाया जिससे आपको ज़्यादा समझ में आया। ये पेपर के प्लेन में ना रख के, ये जैसे हमने ऐसे रखा था ना, जैसे हाथ आपको मैंने मोबाइल के ऊपर रखवाया था, ये हाथ मोबाइल के ऊपर ना रख के कैसा करवा रहा है, खड़ा करवा रहा है मोबाइल के ऊपर हाथ को, इस तरीके से समझा रहा है आपको वर्किंग में। तो आप चाहो तो वर्किंग को मॉडिफाई करके वैसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख लो, आपको वर्किंग समझ में आ गई है क्योंकि, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, करंट इंड्यूस इन आर्म ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, जो कि मैंने आपको बताया, और सी डी में कैसा है, इट इज फ्रॉम सी टू डी। एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो करंट बी टू से बी वन फ्लो कर रहा है, जो कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया भी है। आफ्टर हाफ रोटेशन, आधी रोटेशन हो गई कॉइल की, आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, अब ए बी तो पीछे जा चुकी है और सी डी आगे आ चुकी है। देयरफॉर अब आगे रोटेट करेंगे तो ए बी तो आउटवर्ड्स मूव करेगी और सी डी इनवर्ड्स मूव करेगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे पहले फोर्स लग रही थी, अब फोर्स उल्टी हो चुकी है, तो करंट ए बी में जो इंड्यूस होगा अब वो बी से ए हो जाएगा जैसे हमने दिखाया था, और सी डी में जो करंट था वो कैसा हो जाएगा, फ्रॉम सी टू डी हो जाएगा। यानी कि करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में वो भी रिवर्स हो जाएगा, पहले बी टू से बी वन फ्लो कर रहा था, अब वो बी वन से बी टू फ्लो करने लगेगा, अब वो बी वन से बी टू फ्लो करने लगेगा। Induced current in the external circuit changes direction after every half rotation of the coil. The current induced is alternating in nature. तो इंड्यूस्ड करंट आधी रोटेशन के बाद, हर आधी रोटेशन के बाद में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ऐसे करंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं। और इसीलिए इस जनरेटर का नाम क्या रखा गया है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स का नाम दिया गया है। तो आई होप वर्किंग आपको समझ में आई होगी। आप जैसे मैंने आपको हाथ घुमाने के लिए बोला, आप वैसे समझ जाइए। आप पहले वाले समझ लीजिए, हाफ रोटेशन का ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाता है, इस तरीके से याद रख लीजिए। अगर किसी को पूरा समझ में नहीं आया तो उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स एज फार एज
आई कैन डू। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि फाई का फॉर्मूला होता क्या है। फाई का फॉर्मूला सब जानते हैं कि बी ए कॉस थीटा होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूड कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा बन जाता है। एन बी ए कॉस थीटा बन जाता है। अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं, सबको पता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। अगर ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है टी टाइम में, तो कितना एंगल ट्रेस करता है? ओमेगा टी एंगल ट्रेस करता है, सबको पता है। तो थीटा को मैं ओमेगा टी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद विच द कॉइल ABCD इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो फाई का फॉर्मूला क्या बन गया? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉस ओमेगा टी बन गया। इंड्यूस्ड EMF लिंक्ड विद द कॉइल, जो कॉइल से लिंक्ड EMF है वो कितना है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी है। फाई का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन चेंज नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए बैठे हैं, एरिया कॉइल का चेंज कर नहीं सकते, तो इसीलिए ये बाहर निकाल के फेंक दिए। बचा क्या? डी कॉस ओमेगा बाय डी टी, यानी कि कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करना है, जो कि क्या होता है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो मैंने ये लिख दिया, माइनस साइन ओमेगा टी को यहाँ लिख दिया, ओमेगा बाहर निकाल दिया मैंने। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। ई का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया? ई इज इक्वल्स टू एन बी ए साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये कुछ भी नहीं लिखना आपको, अगले स्टेप में आपको ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देना, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वेयर ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। ई नॉट क्या है? एन बी ए ओमेगा है। ये कब होगा? ई नॉट क्या है? ई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आई नॉट होती है ना मैक्सिमम वैल्यू, उसी तरीके से ई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ई को ई नॉट बोल देते हैं, ई को ई नॉट बोल देते हैं। ई नॉट क्या? मैक्सिमम EMF। तो ई नॉट क्या है? एन बी ए ओमेगा के बराबर है, जो कि यहाँ पे लिखा है ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एन बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट लिख दिया। समझ में आ गई बात? इंड्यूस करंट निकालेंगे तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। ई क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। पुट कर देंगे तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी क्या? थ्योरी, यानी कि इसके लिए डेरिवेशन हो गया। ये आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। ये हो गया आपका कंप्लीट। बस एक ग्राफ सा और देख लीजिए, इसमें क्या बताया गया है? ये आई नॉट मैक्सिमम करंट बताया गया है। ये आधी साइकिल करंट पॉजिटिव में चला, बाकी बची आधी साइकिल करंट जो है वो किसमें आ गया? नेगेटिव साइकिल में आ गया। यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई और ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई। बात क्लियर? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई और ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई। ये कब है? जब कॉइल आधी रोटेट करी, ये T/2 टाइम में आधी रोटेट कर ली है, बाकी बचे हुए T/2 टाइम में करंट फिर से चेंज हुई, करंट की डायरेक्शन ये नेगेटिव पार्ट से दिखा रहे हैं, जो कि कॉइल ने फिर से दोबारा घूम के करा था। अब वापस से कॉइल सीधी हो गई है ABCD, फिर से करंट पॉजिटिव फ्लो करेगा, कॉइल फिर 180 डिग्री घूमने के बाद में फिर से करंट नेगेटिव फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके से। आई होप समझ में आई होगी पूरी आपको AC जनरेटर की वर्किंग। AC जनरेटर ही हमारे सिलेबस में है, DC जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट डिवाइस जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, नेक्स्ट डिवाइस जो हम शुरू करेंगे वो कौन सा होगा? वो ट्रांसफार्मर होगा। वीडियो, ये वाली वीडियो लंबी इसलिए बनी है, जैसे मैंने केमिस्ट्री में भी बोला था कि कल और आज, कल वीडियो नहीं आ पाई थी तो कल और आज दोनों की वीडियो मैंने इंक्लूड करके एक ही बड़ी वीडियो बना के आपको दे दी है, जिससे आपके टॉपिक भी खत्म हो गया। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर भी बड़ा टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक है तो बड़ा तो हो गई, उसको भी एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। वो मैं वीडियो कल लेके आ जाऊँगा। अगर आप कल तक इसे देख लोगे, कमेंट कर दोगे मुझे कि हाँ हमने देख ली है। अगर आप कल तक देख के कमेंट नहीं करोगे तो मैं फिर उस वीडियो को परसों लेके आऊँगा। डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर। द मोर एफिशिएंट यू विल बी, मोर एफिशिएंट आई विल बी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।